में नवनिर्वाचित सांसद जो हैं शपथ ले लें, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार अगर बात की जाए, ओम बिरला जो हैं एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, करीब 11:30 बजे नामांकन होगा और एनडीए की तरफ से ओम बिरला का जो नाम है अध्यक्ष पद के लिए, ओम बिरला एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। करीब 11:30 बजे नामांकन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हालांकि विपक्ष ने लोकसभा उपाध्यक्ष पद की मांग की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे, अब जो नाम है वो फाइनल हो चुका है अध्यक्ष पद के लिए, क्या ताजा जानकारी? मुकुल, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओम बिरला ने मुलाकात की थी और तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह, उनके साथ बैठक हुई थी और उसके बाद ये अंतिम तौर पर फैसला लिया गया कि ओम बिरला जो 17वीं लोकसभा में भी हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, वो वही नए लोकसभा अध्यक्ष होंगे। लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर थोड़ी देर में वो अपना जो फॉर्म है वो लोकसभा सचिवालयों में जमा करेंगे। यानी एनडीए ने सर्वसम्मति से, इससे पहले एनडीए के तमाम सहयोगी नेताओं से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की थी और एक सहमति बनी थी। आम सहमति के बाद ओम बिरला के नाम का फैसला लिया गया है। अब तो थोड़ी देर बाद वो नामांकन के तौर पर अपना फॉर्म जमा करने लोकसभा सचिवालय के कक्ष में जाएंगे। दूसरी बात यह है कि संकेत यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत की है कि एक आम सहमति के साथ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो। हम देखा होगा कि अगर ये सहमति बनती है तो हम देखेंगे सिर्फ एक फॉर्म उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला का दाखिल किया जाएगा, यानी वो सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। हम जानते हैं कि अगर कोई मतदान जैसी स्थिति आती है तो कल वो 26 तारीख है जब हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए मतदान हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ एक नामांकन होता है ओम बिरला के नाम के तौर पर, तब उसकी कोई जरूरत नहीं होगी और उनके नाम का स्वतः एक तरह से ऐलान हो जाएगा। तो ये आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जब औपचारिक तौर पर नामांकन भी ओम बिरला करेंगे। कोटा से सांसद हैं, हम सब जानते हैं कि बहुत कुशलता से उन्होंने जो पिछली लोकसभा में अपना कामकाज संभाला था लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, बिल्कुल, अब उनके नाम पर सहमति बनी है। जी बिल्कुल, और कल हमने देखा था प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जरूरी है कि सदन में जो सहमति है वो बनना जरूरी है, तो क्या उसकी बानगी जो है वो नजर आ सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर देखें तो सभी को साथ लेकर चलने, सभी सदस्यों को मौका मिले और खास तौर पर ये पहल की थी ओम बिरला ने कि जो नए चुनकर आए सांसद हैं, जो पहली बार के सांसद हैं, जो छोटे दलों के सांसद हैं, उनको विशेष मौका दिया जाए और उसके लिए कई बार देर तक लोकसभा चलाने का एक तरह से निर्देश उन्होंने दिया था। तो अब हम देखेंगे कि जब वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर काम करते नजर आएंगे तो किस तरह से वो आम सहमति से सदन का संचालन करेंगे। ये सभी को इसका भरोसा है, क्योंकि 5 वर्ष का एक लोकसभा अध्यक्ष कार्यकाल के तौर पर अनुभव रहा है उनके पास। तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत महत्वपूर्ण होगा और चूंकि आम सहमति के साथ वो लोकसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लोकसभा उम्मीदवार एनडीए के वो चुने गए हैं, तो ऐसे में उनका अनुभव भी काम आएगा। और उम्मीद यही है, प्रधानमंत्री ने कल इस सत्र की शुरुआत से पहले कहा भी था कि सरकार भले ही बहुमत से चुनी जाती हो, लेकिन सभी को साथ लेकर एक आम सहमति के साथ एक तरह से आगे बढ़ने का काम होगा। तो ये उसमें जो हमारी संसद जो है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें झलक दिखाई दे सकती है। हालांकि हम जानते हैं कि विपक्षी दल लोकसभा उपाध्यक्ष के पद को लेकर कुछ उनकी अपनी मांगे हैं, वो क्या उस पर रुख रहता है विपक्षी दलों का देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज ही नामांकन का एक नियत समय है। तो अगर सिर्फ ओम बिरला का नामांकन होता है एनडीए उम्मीदवार, लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर, तो एक तरह से औपचारिकता ही रहेगी उनके नाम के ऐलान की लोकसभा अध्यक्ष पद पर। जी बिल्कुल, अध्यक्ष पद के लिए तो अब सीधे तौर पर हम देख सकते हैं, जैसा आपने कहा कि औपचारिकता मात्र जो है वो नजर आती है, लेकिन खासतौर से विपक्ष की अगर बात की जाए उपाध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह की खींचतान अभी फिलहाल देखी जा रही है, क्या उसमें स्थिति साफ होने की गुंजाइश है कुछ? देखिए, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद हम जानते हैं कि पिछली बार उस पर कोई नियुक्ति नहीं हुई थी। ऐसे में विपक्षी दल इस बार चाह रहे हैं कि लोकसभा डिप्टी स्पीकर का भी पद हो और ये संकेत मिले हैं कि अगर उस पर कोई सहमति बनती है तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में विपक्ष कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगा। ये बात
संकेतों में विपक्ष के नेताओं ने बताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न केवल एनडीए के सहयोगियों से बल्कि विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत की है, ये संकेत मिले हैं। तो ऐसे में एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंतिम तौर पर लोकसभा उपाध्यक्ष पर कौन बैठेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होगी, ये इसको लेकर बहुत स्पष्ट या सीधा फैसला अभी हम उसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इसको लेकर बातचीत हुई है, विपक्ष ने अपनी मांगे रखी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेताओं से भी लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवारी को लेकर बातचीत की। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और ये भी एक बड़ा संदेश है कि ना सिर्फ जो अपने दल के बल्कि विपक्ष के नेता हैं उनसे भी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने बात की है, तो कोशिश यही है क्योंकि सबको देश के लिए काम करना है, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, देश हित के लिए काम करना है, तो एकजुट होना ही होगा। ये देखिए, सदन चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है और तमाम मुद्दों पर हम देखते हैं कि इसमें असहमति भी होती है, लेकिन चर्चा होती है, संवाद होता है, रास्ता निकलता है। तो सदन एक ऐसी जगह है जहां से तमाम असहमतियों के बावजूद हम सहमति बनाते हुए सत्ता और विपक्ष को देखते हैं, टकराव के बावजूद संवाद होते हुए देखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि हम जानते हैं कि समय समय पर वो अपील भी करते रहते हैं तमाम नए सदस्यों से कि उनको मौका भी मिले सदन में अपनी बात रखने का, विपक्ष के नेताओं से भी कि वो संवाद के लिए जगह है सदन। तो उम्मीद जरूर है, कोशिश हुई है कि सर्वसम्मत से लोकसभा अध्यक्ष का पद का चयन हो। देखना होगा कि इस पर एक जो आम सहमति है वो कितनी आगे बढ़ती है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि एनडीए उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला का नामांकन होगा और शायद विपक्ष अपना कोई उम्मीदवार सामने न रखे। जी बिल्कुल, लेकिन अगर इस तरह से जो सहमति की बात हम कर रहे हैं शैलेंद्र, अगर वो बनती हुई नजर नहीं आती तो किस तरह की तस्वीर सामने नजर आएगी फिर 11:30 बजे के बाद? ये देखिए, संख्या बल पर निर्भर करता है कि लोकसभा अध्यक्ष किस गठबंधन का होगा और हम जानते हैं कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत हासिल है और बहुमत का जो आंकड़ा है उससे अभी ज्यादा सीटें एनडीए सहयोगियों को मिलाकर मिली हुई है। तो ऐसे में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती भी है जहां चुनाव की मतदान की नौबत आती है तो एनडीए के उम्मीदवार की ही जीत होगी, यानी एनडीए उम्मीदवार ही अगला लोकसभा अध्यक्ष होगा। तो ऐसे में अगला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बनने जा रहे हैं, ये तय प्रतीत होता है। हालांकि उसकी औपचारिक ऐलान उसकी घोषणा कल लोकसभा में सदन में की जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ उनका ही नामांकन होता है तो ये तय है कि वो अगले लोकसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वो साफ हो जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि आज ही नामांकन का एक अंतिम समय है दोपहर में। उसके बाद हम जानते हैं कि नामांकन का समय भी खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और खासतौर से ओम बिरला के व्यवहार की हम बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह की भी बात की जाए तो ये इस तरह के नेता रहे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष में भी जिनकी हम देखते हैं किस तरह के जो रिश्ते हैं वो नज़र आते हैं, और उसी वजह से हम मान सकते हैं कि जो विपक्ष है शायद इस बात पर सहमत हो सकता है। देखिए, वरिष्ठ नेता की एक पूरी टीम बीजेपी के पास है जो लगातार संवाद विपक्ष के नेताओं से करते हैं। हालांकि हमने देखा कि कई मुद्दों पर पिछली लोकसभा में एक टकराव लंबा देखने को मिला, लेकिन अंततः सहमति हुई। तो उम्मीद यही है कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों का एक लाभ सदन चलाने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को मिलेगा और खुद लोकसभा अध्यक्ष को भी हम देखते हैं कि एक अनुभव है 5 साल लोकसभा के संचालन का और बखूबी उन्होंने लोकसभा का संचालन किया है, नए सांसदों को मौका दिया और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। तो कई बार हमने देखा कि 100% से ज्यादा कामकाज लोकसभा में देखने को मिला और देर रात तक लोकसभा की कार्रवाई बैठी। शुरू में कई बार टकराव देखने को मिलता है सत्ता और विपक्ष के बीच, उसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई की और ज्यादा से ज्यादा चले, उसलिए हमने देखा है कि लोकसभा देर तक बैठी है और 100% से भी ज्यादा कामकाज लोकसभा में पिछले लोकसभा के दौरान देखने को मिला है। तो उम्मीद यही है कि सत्ता और विपक्ष मिलकर एक बेहतर माहौल में तमाम मुद्दों पर एक सहमति बनाते हुए, चर्चा संवाद करते हुए, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हुए, लेकिन संवाद के जरिए सदन को आगे बढ़ाएंगे। सदन का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और सभी का सहयोग मिलेगा, न केवल वरिष्ठ सांसदों का, वरिष्ठ सहयोगियों का, बल्कि लोकसभा में सत्ता और विपक्ष सभी नेताओं का सहयोग मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष को यही उम्मीद है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और अब से जैसे कि कुछ देर बाद ही जो ओम बिरला हैं वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे, वो किस तरह की प्रक्रिया है? ये देखिए, हम जानते हैं कि एक नामांकन फार्म होता है जिसमें एक प्रस्तावक होते हैं और एक अनुमोदक के तौर पर एक दूसरे संसद सदस्य का नाम होता है।
और उसके बाद उस फॉर्म को लोकसभा सचिवालय के कक्ष में जमा कराया जाता है और जिनके नाम का प्रस्ताव रखा जाता है उनको भी ये सहमति देनी होती है कि वो इसके लिए उनकी सहमति है, यानी उस पद पर अगर वो चुने जाते हैं तो वो काम करने के लिए राजी हैं। तो उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में लोकसभा अध्यक्ष उम्मीदवार के तौर पर, एनडीए उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला का अपना फॉर्म जमा करेंगे और हम देखेंगे कि उसके बाद की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है और कल इसका चुनाव की नौबत न होने पर कल सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर इसका औपचारिक तौर पर ऐलान भी किया जाएगा प्रोटेम स्पीकर की तरफ से और उसके बाद हम देखेंगे कि वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन जिस तरीके से कल ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो सदन की कार्रवाई है वो सही ढंग से चलनी चाहिए, एक साथ होकर हमें चलना चाहिए, सहमति बननी चाहिए, लेकिन कल भी जब हम जो सांसद शपथ ले रहे थे, आज भी वही चल रही है, लेकिन इस दौरान भी हमने देखा था कि कैसे जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं कोशिश यही थी कि जो शांति है वो कायम ना रहे। देखिए, सत्ता और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव होना, सहमति न होना, ये एक आम बात है। चूंकि हम देखते हैं कि विपक्ष ये कोशिश करता है जब भी सत्र चलता है कि वो कुछ मुद्दों पर सरकार को घेर सके, लेकिन सिर्फ बहाने ढूंढना ये उचित नहीं है। गंभीर मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा हो, सरकार को घेरे, ये विपक्ष का काम है। लेकिन विपक्ष की एक अपनी जिम्मेदारी भी है कि सदन सुचारू रूप से चले और ये हम देखते हैं कि कई बार पीठासीन की तरफ से, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सदन का काम सुचारू रूप से चले। तो उम्मीद यही है, जब 18वीं लोकसभा का हमने पहला दिन कल देखा, हालांकि विपक्ष ने एक अहम मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, उसका एक जवाब भी हम देख रहे हैं। आज आपातकाल के हम जानते हैं कि आज ही के दिन जब आपातकाल लगाया था, बीजेपी देश भर में प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो ये लोकतंत्र में एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना एक प्रक्रिया है जिसके जरिए वो ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन सदन चलना चाहिए, ये सबसे जरूरी है और उम्मीद यही है कि सभी का सहयोग मिलेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है सबका जो सहयोग है वो मिल सके। लेकिन अगर देखा जाए शैलेंद्र, शायद विपक्ष में जिस तरह की बातचीत राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू ने की है, कहीं ना कहीं एक चुनौती इसको जरूर मान सकते हैं कि विपक्ष इसके लिए तैयार हो जाए। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि कई बार ये रणनीति होती है विपक्षी दलों की कि वो शुरू से ही जैसे ही सदन चले सत्ता पक्ष को घेरे, एक संदेश दें देश की जनता को इसके माध्यम से। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि करारा जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाता है और चर्चा को स्वीकार कर लिया जाता है और खुद आगे बढ़कर सत्ता के पक्ष के नेता कहते हैं कि आइए चर्चा कीजिए। तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष भारी हो जाता है, कई बार विपक्ष अपनी बात बहुत जोरदार तरीके से रखने की कोशिश करता है। तो ये एक संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है और हम देखेंगे आने वाले दिनों पर कई मुद्दों पर जोरदार चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से होगी। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे जरूरी ये है कि सदन सुचारू रूप से चलना चाहिए, जिससे कि जो न केवल सरकारी कामकाज बल्कि सांसद जिसलिए चुने गए हैं कि वो अपने क्षेत्र की बातें उठा सकें, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकें, अपनी बातें रख सकें सदन के अंदर, वो प्रक्रिया आगे बढ़े। जी शैलेंद्र, और शायद यही वजह है कि एनडीए ने ओम बिरला को अध्यक्ष पद के लिए जो अपना उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि जिस तरह का उनका अनुभव रहा है और 17वीं लोकसभा में भी हम सभी ने देखा है किस तरीके से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए थे। देखिए, निश्चित तौर पर उनका 5 साल का एक अनुभव रहा है लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर। वो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह है कि एनडीए के शीर्ष नेताओं ने इस बात पर विचार किया होगा कि उन्हें ही दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि हम जानते हैं कि एक कोई बहुत परंपरा नहीं रही है लोकसभा अध्यक्ष को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनाने की, लेकिन ऐसा कोई नियम भी नहीं है, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अगली लोकसभा के अध्यक्ष बनाया जा सकते हैं। तो उसी के तहत हम देखते हैं कि ये फैसला लिया गया है कि ओम बिरला को अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब से पहले जिस तरीके से अगर बात की जाए, क्योंकि सत्ता के गलियारों में हलचल तेज थी कि आखिर कौन होगा इस अध्यक्ष पद का दावेदार, तो उन पर भी कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग तरह के जो कयास हैं वो लगा दिए गए थे इस नाम को लेकर भी। देखिए, निश्चित तौर पर अब जो भी कयासों का दौर था वो खत्म हो जाएगा और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अब लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर देखेंगे कि जब 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला चुने जाएंगे और जब उनका कार्यकाल आगे बढ़ेगा तो एक तरह से देखें कि वो काफी लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले नेता लोकसभा अध्यक्ष बन जाएंगे। क्योंकि दूसरी बार
उन्हें ये मौका मिला है जी लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहने का। तो कयासों का जो दौर है वो अब लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर खत्म हो गया है। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि लोकसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर क्या फैसला होता है। जी, बिल्कुल, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि उपाध्यक्ष पद को लेकर क्या फैसला होता है और उससे भी महत्वपूर्ण कि अध्यक्ष पद को लेकर जो विपक्ष से उम्मीद जताई जा रही है, क्या विपक्ष उस उम्मीद पर खरा उतरेगा या नहीं। और शैलेंद्र, अगर बात की जाए विपक्ष की, तो शायद अब क्योंकि जिस तरीके से सदन की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद पर विपक्ष खरा उतरता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, विपक्ष ये जरूर चाहेगा कि वो कुछ मुद्दों पर सरकार को घेरे, लेकिन तरीका क्या हो, ये इसको लेकर हम देखते हैं कि विपक्ष के रवैये पर पिछली लोकसभा के दौरान सवाल उठे थे कि उसकी रुचि संवाद से ज्यादा सदन की कार्रवाई बाधित करने में थी। जी। तो क्या इस सदन में और ये तस्वीरें भी शैलेंद्र अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ओम बिरला जो हैं वो पहुंच चुके हैं और जैसा आपने जानकारी हमें दी कि करीब 11:30 बजे जो नामांकन है वो करने पहुंचेंगे। और खासतौर से शैलेंद्र, जैसा आप बता रहे थे, क्योंकि विपक्ष जो है वो इस नाम पर सहमत हो ना हो, लेकिन किस तरीके से, क्योंकि जो संसदीय कार्रवाई की जब हम बात कर रहे हैं या सुचारू ढंग से जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, और इस बार भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफ़ी महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो शायद लिए जा सकेंगे। ये देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है कि लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार सत्ता में लौटी है और देश के इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है जब कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है, और 60 वर्षों बाद ये हुआ है। तो तिगनी रफ्तार से केंद्र सरकार काम करेगी, ठोस और बड़े फैसले लेगी। इस तरफ इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जीत के बाद ही कर दिया था, और कल जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 3 गुना रफ्तार के साथ सरकार काम करेगी विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है, और लोकसभा और राज्यसभा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तमाम हम जानते हैं अहम विधायी कामकाज सदन में होते हैं और उसके जरिए कानून बनते हैं। तो निश्चित तौर पर लोकसभा और राज्यसभा के जरिए हम जरूर देखेंगे भविष्य में कि सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर आगे बढ़ेगी, और जानते हैं कि एक लंबे चौड़े विधायी एजेंडे के साथ कई बार सरकार सामने आती है लोकसभा संसद के सत्र के दौरान। निश्चित तौर पर आगे आने वाले सत्र में हम देखेंगे कि कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे, और सदन में जब एक सहमति होती है, सदन चलाने को लेकर एक सहमति होती है सत्ता और विपक्ष के बीच, तो एक चर्चा होती है व्यापक, उससे प्रस्तावित कानून की जो बारीकियां हैं वो देश की जनता को पता चलती है। तो ये अच्छा होता है कि सदन के अंदर चर्चा हो, संशोधन के सुझाव आए, उस पर भी विस्तार से चर्चा हो। तो निश्चित तौर पर हम भविष्य में उम्मीद ये करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में हम एक सार्थक बहस होते हुए देखें। जी शैलेंद्र, सार्थक चर्चा और बहस की तो हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब से पहले अगर देखा जाए कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो जिस तरीके से वॉकआउट कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है उसमें बाधा भी आती है, और सही ढंग से जो सुचारू रूप से जो कामकाज है वो नहीं हो पाता। तो ऐसे नज़रिए से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती साबित होगा इस नाम को लेकर भी। देखिए, विपक्ष की एक अपनी रणनीति होती है कि वो सत्ता को कुछ मुद्दों पर घेरे सदन के अंदर, सदन के बाहर, लेकिन कई बार समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम देखते हैं कि वो अपनी बात उठाने की बजाय रुचि ज्यादा सदन की कार्रवाई में बाधा डालने पर रखते हैं, और इसको लेकर हमने देखा है कि कई बार सख्त रुख भी पीठासीन की तरफ से, अध्यक्ष के आसन की तरफ से उठाया जाता है। तो उम्मीद यही है कि इस बार सदन में कामकाज ज्यादा होगा। हालांकि पिछले लोकसभा में भी कामकाज का एक बड़ा शानदार रिकॉर्ड रहा, लेकिन अब जब नई लोकसभा की शुरुआत हुई है, कल से सत्र की शुरुआत हुई है, तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही होगी कि एक सार्थक जोरदार चर्चा भी होगी, संवाद भी होगा, और विधायी कामकाज भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, और इसी कामकाज के बीच अगर शैलेंद्र बात की जाए, क्योंकि लगभग 11:30 बजे का जो वक्त था वो अब वक्त हो चुका है, तो कुछ और ताज़ा जानकारी मिल पा रही है क्या नामांकन को लेकर? थोड़ी देर में जो हमें जानकारी मिली है कि लोकसभा अध्यक्ष पद पर एनडीए उम्मीदवार के नामांकन के लिए जो प्रमुख नेता है वो लोकसभा सचिवालय के का जो मुख्य रूम है वहाँ जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, तब ये जानकारी सामने आएगी।
जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी ताज़ा जानकारी आपसे लेंगे। हमारे संवाददाता निशांत कमाराय भी हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। निशांत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो किस तरह की स्थिति में होंगे, लेकिन अब ओम बिरला का जो नाम है वो यहाँ फाइनल हो चुका है और जैसा कि शैलेंद्र बता रहे थे, करीब 11:30 बजे का जो वक्त था वो निर्धारित है जहाँ वो पहुँचेंगे नामांकन के लिए। जी निशांत। हमारे देखिए संवाददाता। बिल्कुल, जी। चूँकि ओम बिरला पहले भी स्पीकर रहे हैं और बेहतर ढंग से पिछले 5 साल का उनका कार्यकाल देखा जाए तो बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने लोकसभा को संचालन किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चले हैं। ऐसे में एक बार फिर ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ओम बिरला जी बिल्कुल निशांत, क्योंकि जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, क्योंकि एक जब प्रबल दावेदार की हम बात करते हैं और कोशिश एक ये भी है कि जो विपक्ष है उसकी भी सहमति इस पर बन पाए, और जैसा कि लगातार हम बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो कल बात कही थी कि एक सहमति होना वो बेहद ज़रूरी है, और वही अब देखना होगा कि सहमति जो है वो विपक्ष की तरफ से बन पाती है या नहीं। फिलहाल 11:30 बजे का जो वक्त था नामांकन का वो अब हो चुका है, जहां पर ओम बिरला जो कि एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वो नामांकन भरने के लिए जाएंगे। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर जिस तरीके से देखा जाए, निशांत भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार होता है उसकी भी एक बड़ी भूमिका रहती है, और ओम बिरला का जिस तरह का व्यवहार रहा है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद ज़्यादा परेशानी होगी नहीं विपक्ष को मनाने में। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब अब से कुछ देर बाद ही जो नामांकन है वो करने पहुंचेंगे ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए। और हमने देखा था कि 17वीं लोकसभा में भी बतौर अध्यक्ष वो थे, और अब से पहले कई तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन अध्यक्ष पद का उम्मीदवार होगा एनडीए की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से ओम बिरला का नाम जो है वो साफ हो गया है। और आपको बता दें कि जो विपक्ष है वो इस नाम पर सहमत हो, इसके लिए बाकायदा ना सिर्फ राजनाथ सिंह बल्कि किरण रिजिजू जो हैं उन्होंने विपक्ष से भी बात की है, जिससे कि एक आम सहमति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष पद के नाम पर बन सके। हालांकि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से उपाध्यक्ष पद की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल अगर अध्यक्ष पद की हम बात करें तो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो होंगे ओम बिरला, जो कि कुछ देर बाद नामांकन करेंगे। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके की वो पूरी प्रक्रिया रहेगी, और ये कोशिश यही रहती है कि जो लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, संसद की जब हम बात करते हैं, निशांत हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। निशांत, जानना चाहेंगे आपसे, बता रहे थे कि किस तरीके की जो पूरी प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं नामांकन की, क्योंकि कोशिश यही होती है कि सदन की कार्रवाई जो है वो बेहतर ढंग से चले, सुचारू रूप से चले, और वहाँ पर जब हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, जो विकास की बात है वो वहाँ की जा सके, एक सार्थक बहस हो। देखिए बिल्कुल, और यही बात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी कि सदन सहमति से चलना चाहिए और विपक्ष सदन के भीतर डिबेट करे। दरअसल जिस तरीके से सदन को जितना बेहतर ढंग से चलाया जाएगा, सत्ता और विपक्ष में जितना अच्छा डिबेट होगी, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है। और ऐसे में जब अब स्पीकर का चुनाव हो रहा है, 5 साल का अनुभव है ओम बिरला को, और उन्होंने सदन को बहुत संचालन जो है बहुत सुचारू तरीके से किया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर सहमति बनाकर आगे बढ़ेगा तो हमें सदन का जो रूप है वो और बेहतर दिखाई देगा। और कहा जा सकता है कि लोकसभा अगर बेहतर ढंग से चलेगी तो लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब भी सदन में अपनी बातें रखते हैं, इन बातों का जरूर जिक्र करते हैं कि सदन में चर्चा जरूरी है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चर्चा करके किसी भी मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है। और सदन में जो जनता के
टैक्स के जो पैसे से सदन चल रहा है, उन टैक्स के पैसों का बेहतर उपयोग तभी हो सकता है जब सदन सुचारू रूप से चले और जनता के हित के मुद्दों को सदन में उठाया जाए, सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे और उसके बाद जो सदन है की कार्रवाई है वो आगे बढ़े। जी बिल्कुल निशांत, सदन की कार्रवाई के जरिए भी, क्योंकि एक संदेश जो है ना सिर्फ देश में बल्कि विश्व पटल पर भी जाता है कि एक देश में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए भी आवश्यक रहता है कि जो अध्यक्ष पद पर हैं, जिस तरीके से अब एनडीए द्वारा ओम बिरला का नाम दिया गया है, तो उस पर सहमति बने, क्योंकि हमने देखा था 17वीं लोकसभा में भी किस तरीके से देर रात तक भी जो सदन की कार्रवाई है वो चलाई गई थी। बिल्कुल सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जो भारतीय लोकतंत्र की पूरी दुनिया में एक मिसाल है, उस मिसाल को और बेहतर ढंग से कायम किया जाए। जिस तरीके से हमारे लोकसभा चुनाव हुए, दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाताओं ने इसमें हिस्सा लिया, हिस्सा लेने के बाद सरकार चुनी गई, उसको देखकर दुनिया के तमाम देशों में भारत की इस चुनाव की तारीफ की गई। कुछ इसी तरीके से हमारे सदन की कार्रवाई है, जिसको लेकर तमाम दुनिया भर के जो अन्य सदन हैं वो तारीफ करते हैं। और ऐसे में जब ओम बिरला को एक बार फिर कमान एनडीए के द्वारा दी जा रही है, उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि एक बार फिर भारत अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं की मिसाल दुनिया के सामने पेश करेगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मिसाल पेश होगी। साथ ही निशांत, मजबूती की अगर बात की जाए हमारे लोकतंत्र की, क्योंकि ये मजबूती किसी से छिपी नहीं है, भले ही आपातकाल का दौर जो है वो हम यहाँ पे लोगों ने देखा हो, लेकिन एक समय था कि आपातकाल की स्थिति थी, लेकिन उससे भी बाहर आया ये लोकतंत्र और लगातार मजबूत बन रहा है। और कोशिश भी शायद वर्तमान सरकार की यही है कि इसको और ज़्यादा मजबूती दी जा सके। देखिए बिल्कुल, और लोकतंत्र के आपने आपातकाल का जिक्र किया, आज भी 25 जून है, उसकी वर्षी है। और आपातकाल के बाद से जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है, समाज के हर वर्ग को यहाँ पर एक तरीके से आगे आने का मौका मिला है, नेतृत्व करने का मौका मिला है। हमने देखा है कि आपातकाल के बाद कितने सारे लीडर्स निकल कर सामने आए, अलग अलग वर्गों से निकल कर आए, शोषित वंचित समाज के लोगों ने नेतृत्व देने का काम किया और नेतृत्व इतना मजबूत दिया कि भारत जो विकास की गति है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को किस तरीके से आगे ले जाया जा सकता है, उसमें समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व जरूरी है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत सरकार और सबसे बड़ी बात है मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। और ऐसे में जब अब सदन में एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति बना के आगे की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल निशांत, और जिस तरीके से, क्योंकि जो नामांकन का समय 11:30 बजे का वो रखा गया था, इस समय जो अवधि है वो कितनी रखी गई है? क्योंकि जो प्रयास है, जो कोशिश है वो यही है कि विपक्ष जो है इस नाम पर अपनी सहमति जताए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो क्या कुछ विकल्प जो है वो हमें नजर आ सकता है? देखिए हमारे साथ सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, जो नामांकन की बात कही जा रही है, अवधि समय जो है 11:30 बजे रखा गया था, ये पूरी प्रक्रिया अब इसके बाद किस तरीके से होगी? देखिए, मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा। आज सुबह बैठक हुई सबसे पहले, और उस बैठक में हमने देखा कि ये तय हुआ, जिस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहे, कि ओम बिरला का नाम एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उस पर अंतिम मुहर लगी। एनडीए के तमाम सहयोगियों से बातचीत की गई। सूत्र ये बता रहे हैं कि विपक्ष से भी बातचीत की गई। 11:30 बजे के बाद का समय रखा गया, यानी अब से थोड़ी देर में ये नामांकन की प्रक्रिया हो जाएगी। इस नामांकन कैसे होता है ये भी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि एक फार्म भरा जाता है, उसके एक प्रस्तावक होते हैं और एक समर्थक होते हैं, दोनों संसद सदस्य होना अनिवार्य है, और उस पर एक सहमति होती है, यानी जिसका नाम प्रस्ताव किया जाता है उनकी एक सहमति होती है कि वो लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर आगे चुने जाने पर लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर काम करने के लिए तैयार है। तो ये प्रक्रिया अब से थोड़ी देर में संपन्न हो जाएगी। और अगर सिर्फ एनडीए उम्मीदवार के तौर पर इकलौता नाम आता है, आप देखेंगे जो कि अभी तक हम जानते हैं कि ओम बिरला का नाम है, तो फिर वो लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, और ऐसा तय माना जा रहा है। एक सहमति बनाने की कोशिश हुई है सत्ता पक्ष की तरफ से। राजनाथ सिंह ने, शैलेंद्र, मेरा यही सवाल है, क्योंकि हम बाहर खड़े थे जब हमारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात हुई या राहुल गांधी से बात हुई, दोनों का ये कहना था कि डिप्टी उनको चाहिए। तो क्या सहमति बनने की उम्मीद है या सहमति बन चुकी है? देखिए, अभी तक जो संकेत हैं कि अगर विपक्ष के जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं वो अपना उम्मीदवार सामने नहीं ला रहे हैं, तो यानी एक सहमति इस बात पर बन गई है कि लोकसभा उम्मीदवार एनडीए अपना लाए
और लोकसभा अध्यक्ष अगले एनडीए के उम्मीदवार यानी ओम बिरला हों, उसको लेकर विपक्षी दलों को कोई आपत्ति नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष का पद किसे दिया जाए, उस पर क्या सहमति हो, उस पर आगे चर्चा हो सकती है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के रक्षा मंत्री हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सत्ता पक्ष यानी एनडीए के सहयोगियों से बात करें और विपक्ष के नेताओं से बात करें, क्योंकि उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं तमाम दलों के नेताओं के से, तो वो उन्होंने बातचीत की है और उस पद को लेकर आगे चर्चा होनी है। अंतिम फैसला अभी जो मेरी जानकारी है लोकसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ऐसा लगता है कि एक आम सहमति बनी हुई है कि एनडीए अपने उम्मीदवार के नामांकन के तौर पर आगे बढ़े। लोकसभा अध्यक्ष पद का जहां तक सवाल है, विपक्ष को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, विपक्ष उम्मीदवार नहीं लाने जा रहा है, ऐसे संकेत अभी तक मिले हैं। क्योंकि अब समय भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, आप देखें आज ही नामांकन होना है दोपहर तक, तो अब ऐसा लगता है कि एकमात्र उम्मीदवार एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला होने जा रहे हैं। थोड़ी देर में आप वो जानकारी भी देख लेंगे, मैं वहीं से आ रहा हूं जहां लोकसभा सचिवालय में ये नामांकन होना है। तो आप समझ सकते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र का एक तरीके से उदाहरण कुछ ही देर बाद पेश हो सकता है कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर केवल एक नाम पर अगर सहमति बना पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की मजबूती पूरी दुनिया को दिखलाएगा। जी बिल्कुल निशांत, लेकिन जिस तरीके से शैलेंद्र भी बता रहे हैं और आपने बताया कि जो विपक्ष की तरफ से लगातार जो मांग है वो डिप्टी पद के लिए होती रही है, उपाध्यक्ष पद की होती रही है, तो क्या ये संभव है कि अध्यक्ष पद के नाम पर सहमति तभी संभव हो पाए जब उपाध्यक्ष पद की जो मंजूरी है वो मिल सकती है? देखिए बिल्कुल ये पूरी तरीके से संभव है और जो हमारी बात हुई थी, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे बात की जाए राहुल गांधी हों, दोनों का कहना था कि विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद चाहिए और उसके बाद ही बात की जाएगी। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगर उपाध्यक्ष पद देने के लिए सरकार राजी होती है तो उसके बाद जो अध्यक्ष का पद है उस पर आम सहमति दोनों ही दलों की बन सकती है। जी बिल्कुल, और लेकिन फिलहाल जो ताज़ा जानकारी है वो यही कि जो ओम बिरला हैं वो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अपना जो नामांकन है वो दाखिल करेंगे, और शायद क्योंकि जिस तरीके से जो ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही थी, साथ ही निशांत अब शैलेंद्र जो बता रहे थे कि जो ताज़ा जानकारी मिली है कि वो अब से कुछ ही देर बाद जो समय अवधि है वो कितनी, क्या 12 बजे तक का समय है या कितना जो निर्धारित समय है वो क्या है इसके लिए? देखिए मैं शैलेंद्र से ही बात करता हूँ। शैलेंद्र, आप अंदर गए थे, क्या निर्धारित समय है और कितनी देर का ये पूरा प्रोसेस होगा? देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट का प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पर मुकुल मैं एक बात बताना चाहूँगा कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो भी एक बहुमत से होता है, यानी अगर सत्ता पक्ष अपना उम्मीदवार लाए और विपक्ष अपना उम्मीदवार लाए तो फिर उस पर मतदान होता है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है, कई बार हम देखते हैं कि सर्वसम्मत से ही चुनाव होता है और उसमें हमने देखा था कि इस बार भी एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वो एक प्रक्रिया है। नामांकन की एक प्रक्रिया होती है जो 10 से 15 मिनट तक चलती है, जिसमें कई सहयोगी दलों के नेता साथ रह सकते हैं। एक प्रस्तावक के तौर पर, एक समर्थक के तौर पर 2 संसद सदस्यों के दस्तक होते हैं, सहमति होती है जो जिस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर किया जाता है। और कल वो तारीख है जब औपचारिक तौर पर सदन के अंदर ऐलान किया जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर चुनाव किया गया है, यानी ओम बिरला के नाम का नामांकन होने जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जब उनका इकलौता नामांकन होगा तो वो स्वतः ही हम जानेंगे कि आज ही ये सभी को पता चल जाएगा कि वो लोकसभा अध्यक्ष अगले बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और कल इस बात का सदन के अंदर ऐलान होगा जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, और वो एक पूरी प्रक्रिया होगी लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आसन संभालने की। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। यहाँ पर एक बात और है कि विपक्ष भी इस बात को जानता है कि एनडीए के पास बहुमत है, जो जरूरी आंकड़ा है उससे ज़्यादा बहुमत एनडीए के पास है। तो ऐसे में उम्मीदवार उतारना ये कोई एक अच्छी रणनीति नहीं है। डिप्टी स्पीकर के पद पर उसको लेकर कुछ नेगोशिएशन किया जाए, उसको लेकर कुछ बातचीत किया जाए, वो रणनीति उन्हें ज़्यादा मुफीद लगती है। एक सवाल, कितना बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए ये? देखिए संसदीय लोकतंत्र में हमने देखा है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र ने समय समय पर यह दुनिया को संदेश दिया है कि तमाम मतभेदों, तमाम असहमतियों के बावजूद हम सहमति बनाने में कामयाब रहते हैं, अहम मुद्दों पर हम सहमति बनाते हैं और अपने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी एक आम सहमति से चयन करते हैं। तीखे विरोध के बावजूद हमने देखा है कि सहमति बनी है। तो दुनिया के देशों के लिए एक संदेश है कि भारत के लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, हमारी संसद, वहाँ पर जो नेता बैठे हैं, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, वो इस गंभीरता को समझते हैं कि सहमति बनाकर अगर आगे बढ़ा जा सकता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और कई बार हम होता हुआ देखते हैं, कई बार अलग अलग वजह से। आज एक बड़ा दिन है, आज आपातकाल की वर्षी है।
और जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया था, जिस तरीके से मीडिया की आवाज़ दबाई गई थी, सभी ने देखा था। और आज के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरीके का अगर सहमति बना पाते हैं, आपको लगता है कि एक पॉजिटिव संदेश है मजबूत लोकतंत्र के लिए? देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि भले ही विपक्ष ये जानता है कि उसके पास बहुमत नहीं है, और अगर वो अपना उम्मीदवार नहीं लाता है तो निश्चित तौर पर एक बहुत मजबूत संदेश जाएगा कि सत्ता और विपक्ष ने मिलकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया है कि सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो। और हम जानते हैं कि सदन का जो अध्यक्ष होता है वो सभी का होता है, सभी का संरक्षक होता है, सत्ता पक्ष पर, ट्रेजरी बेंच पर और विपक्ष पर। सभी सांसद एक तरह से संरक्षण मांगते हैं लोकसभा अध्यक्ष से, और मौका मांगते हैं। छोटे दलों जो एक दल वाले पार्टियां हैं उनके, या जो नए चुने सांसद हैं, वो कई बार चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा बोलने का मौका मिले, और लोकसभा अध्यक्ष इसको सुनिश्चित करते हैं। हमने पिछली लोकसभा में देखा भी है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है। तो हम एक तरह से देखेंगे कि भविष्य में आप देखें कि इसी तरह की सहमति अगर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बनती है, हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष तीखे वार भी करता है, सत्ता पक्ष भी पलटवार करता है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा भी, और हम उससे देखते भी हैं कि कई मुद्दों पर सरकार को घेरा भी जाता है। लेकिन सर्वानुमति बनाकर लोकसभा अध्यक्ष का चयन हो, उनका नाम आगे आए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और अभी तक के संकेत तो यही कह रहे हैं। बिल्कुल, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और अभी तक के यही संकेत कह रहे हैं। आपातकाल की आज बरसी है, उस बरसी के दिन लोकतंत्र का एक बड़ा उदाहरण जो है वो पेश हो सकता है, मजबूत लोकतंत्र का। बिल्कुल निशांत, मजबूत लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो लगातार आज पूरा विश्व जो है वो देख भी रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखते हैं, अगर ये सहमति बनती है तो ये अपने आप में काफ़ी सकारात्मक, ना सिर्फ राजनीतिक रूप से भी अगर देखा जाए, बल्कि विश्व पटल की भी अगर बात की जाए, जैसा आप कह रहे थे कि क्या यहाँ से मैसेज जो है वो हम देख सकते हैं, संदेश हम देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी सकारात्मक इसको हम मान सकते हैं। बिल्कुल, इसको काफ़ी सकारात्मक माना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की बात है, सरकार का जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत, यहाँ पर केवल सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और जब दोनों पक्ष इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य बहुत ही आसानी से, और हो सकता है कि पहले हासिल किया जा सके, क्योंकि जनता की जो तमाम लोग आवाज़ बनकर आए हैं, जो अपने लोकसभा क्षेत्रों से संसद में आए हैं, कई सारे सांसद पहली बार आए हैं, महिला सांसदों की संख्या इस बार बढ़ी है। तो ऐसे में जब शुरुआत ही इतनी पॉजिटिव हो तो उम्मीद की जा सकती है अगले 5 साल और ज़्यादा सकारात्मकता दिखाई देगी और भारत के विकास के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। शैलेंद्र, मेरा एक सवाल है कि इस बार कई सारी महिला सांसद भी आई हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से आई हैं, कई सारे नए सांसद आए हैं, 25 साल के कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज जैसे भी सांसद आए हैं। उनको किस तरीके का मैसेज जाएगा इस जो एक सकारात्मक प्रयास है? देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। हमने देखा था कि इस नए संसद भवन में जब कामकाज पिछले लोकसभा के दौरान यहाँ पर आया था, तब सबसे पहला जो विधायी कामकाज हुआ था और नारी शक्ति वंदन विधेयक, उसे पारित किया गया था। यानी भविष्य में हम देखेंगे कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 33% महिलाएं होंगी, जो इतिहास में एक बहुत बड़ी क्रांति है, जो एक तरह से देखें संसदीय लोकतंत्र के जरिए होने जा रही है, जहाँ हमारी संसद यानी लोकसभा में और हमारी विधानसभाओं में भविष्य में हम देखेंगे कि 33% महिलाएं सुनिश्चित होंगी, विधायक होंगी, सांसद होंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, और हम देखते हैं कि इस बार युवा सांसद महिलाएं काफ़ी संख्या में चुनकर आई हैं। और हम मानते हैं कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, और युवाओं का प्रतिनिधित्व संसद में बढ़े, ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी है। और कमोबेश हम कई बार ऐसा होता हुआ देखते भी हैं, एक संतुलन भी देख रहे हैं हम। अगर देखें कि जो लोकसभा में चुनकर आए सांसद हैं, इसमें वरिष्ठ सांसद भी हैं, 6 बार के, 7 बार के, 8 बार के सांसद हैं, 7 बार के लगातार चुने सांसद प्रोटेम स्पीकर बनाए गए वृत्तिर मेहताब। तो इस तरह से हम अनुभव भी देखते हैं और युवा चेहरे भी देखते हैं। आप देखें कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से युवा चेहरे आए जिनकी उम्र 30 वर्ष भी नहीं है, 25 वर्ष से महज 1 वर्ष ज़्यादा है, 26 वर्ष है। इस तरह के युवा सांसद इस बार लोकसभा में चुनकर आए। तो जब युवा आते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम उम्मीदें लाते हैं, और युवाओं की उम्मीदें किस तरीके का संदेश जाएगा, क्योंकि हमने सदन में पहले देखा है कि बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो इस बार जो पॉजिटिविटी शुरुआती दौर में आ रही है, आपको लगता है कि आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहेगी? उनको सबसे पहला संदेश जाएगा कि किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो सदन के अंदर उसमें अनुमति मांगे,
चर्चा में भाग लें। पार्टी अगर मौका देती है, जी लोकसभा बिल्कुल अध्यक्ष मौका देते हैं, निशांत तो और चर्चा में शैलेंद्र, शामिल जिस हों, तरीके से जनहित जुड़े मुद्दे जो उठाएं, ताज़ा जानकारी बजाय है वो मतभेद आप हम के तक या और फिर दर्शकों गतिरोध। तक पहुंचा रहे हैं जल्द ही, और जो ताज़ा जानकारी होगी वो भी आप दोनों से हम लेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपको हम बता रहे थे कि किस तरीके से जो नामांकन की अगर बात की जाए वो होगा, और जो ताज़ा जानकारी है, जो पल पल की अपडेट्स हैं, वो लगातार हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा भी रहे हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल का काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। साथ ही पीएम ने आगे लिखा कि सत्ता पर टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेलखाना बना दिया। जो भी व्यक्ति कांग्रेस से असहमत होता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाने के लिए सामाजिक रूप से प्रतिगामी नीतियां लागू की गईं। प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट पर आगे लिखा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत मौके पर अनुच्छेद 356 लागू किया। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए विधेयक लाए, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करने की जहां तक बात की जाए और जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया वह आज भी उसी पार्टी में जीवित है। जिसने इसे लगाया था वे अपने दिखावे से संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं। लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को देख लिया है और इसलिए उन्हें बार बार खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को एक अप्रत्याशित अवसर बताया था, जिसने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में नेताओं और संगठनों के साथ काम करने का मौका दिया, जिससे उन्हें विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोणों से रूबरू होने का मौका मिला। हालांकि आपातकाल की कहानी 25 जून 1975 को शुरू नहीं हुई थी। जब इसे लगाया गया था, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में फैल रहे थे और गुजरात कोई अपवाद नहीं था। 1974 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने देश में बदलाव लाने में छात्रों की आवाज की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा। आरएसएस के युवा प्रचारक के रूप में उन्हें अपने जोशीले भाषणों के माध्यम से युवा आंदोलन को आवाज देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नियुक्त किया गया था। इस मौके पर उन्होंने लिखा था कि जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए। जब गूंज उठा नारा भारत माँ की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए। कदम कदम बढ़ गए तोलियों की टोलियां, जब चल पड़ी यौवन की तो चौखट चरमरा गई। सिंहासन हिल गए प्रजातंत्र के पहरेदार, सारे भेदभाव तोड़ सारे अभिनिवेश छोड़ मंजिलों पर मिल गए। चुनौती की हर पंक्ति को सब एक साथ पढ़ गए। कदम कदम बढ़ गए सारा देश बोल उठा जयप्रकाश जिंदाबाद, तो दहल उठे तानाशाह। भ्रकुटियां तन गईं लाठियां बरस पड़ी सीनों पर माथे पर। जो उस तरह की परिस्थितियां बनी तो उस दौरान ये पंक्तियां लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपातकाल की जो स्थिति थी उसको लेकर किस तरह की स्थितियां बनती गईं और जब पूरा देश बोल उठा जयप्रकाश जिंदाबाद, तो कैसे जो तानाशाह हैं वो दहल उठे और लोगों पर लाठियां भी बरसाईं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल के मुद्दे पर कहा कि महान लोकतंत्र पर आपातकाल का कलंक आज ही के दिन साल 1975 में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश पर थोपा गया था। भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस
कि तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस की सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आज आपातकाल के विरुद्ध आज भाजपा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। इसी सिलसिले में भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि कांग्रेस अपने काले अतीत के रास्ते पर चलती रहती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। की छाती वाले प्रधानमंत्री लोकसभा में 1 मिनट के लिए नहीं आ पाया। तो आपातकाल भले ही 21 महीनों का एक वो दौर रहा, लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है कि उसके बावजूद भी वही तानाशाह रवैया कांग्रेस में, उस तरह की नीतियां जो हैं अभी भी नजर आती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।